थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो आइए अब हम लोग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ का डेफिनेशन तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने यहाँ पे इसे काफ़ी सिंपल टर्म्स में समझाया है। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम लोग टेम्परेचर का जो वैल्यू है उसे ऑब्टेन करते हैं। यानी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी help us to obtain the value of temperature. The variable which helps us to find out the value of temperature is known as thermometric property. तो इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, तो ये एक टाइप का थर्मोमीटर है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। इसमें जो गैस प्रेजेंट होती है उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। उस केस में प्रेशर जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले करता है। तो इसे हम समझते हैं ऐसा कैसे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में जो वॉल्यूम है गैस का वो रहेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैंने यहाँ C से रिप्रेजेंट किया है। अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, PV इक्वल टू mRT। अब ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, इसका जो गैस है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट है, और जो R है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, यानी कि गैस फिक्स करने पर R का वैल्यू भी फिक्स्ड हो गया है। तो हम लोग V को राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं, तो ये इक्वेशन जो हमें मिलती है वो है P इज इक्वल टू mR डिवाइडेड बाई V मल्टीप्लाइड बाई T। तो ये जो टर्म ब्रैकेट में है ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग देख सकते हैं जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है, यानी कि जो बाकी बचे हुए पैरामीटर है उनका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गया है। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। सो T जो है वो सिर्फ P का ही फंक्शन है, यानी कि P का वैल्यू अगर हम लोग किसी तरह से ऑब्टेन कर ले तो हमें टेम्परेचर का वैल्यू भी मिलेगा। तो इस केस में जो प्रेशर है वो एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि P की वैल्यू की हेल्प से हम लोग टेम्परेचर का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। सिमिलरली ये दूसरा केस है जिसमें हम लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर कंसीडर किया है। इस केस में जो है वॉल्यूम जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले करता है। तो इस केस में प्रेशर जो है वो है कांस्टेंट। फिर हमने यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई किया, P को हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर गए, V इज इक्वल टू mR बाई P इंटू T। तो ये जो ब्रैकेट में जो टर्म्स है ये सारे कांस्टेंट हुए, एंड हमें यहाँ से मिला T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और T इज अ फंक्शन ऑफ ओनली V। तो यानी कि V की वैल्यू की हेल्प से हम लोग टेम्परेचर का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। इसीलिए V जो है वो है एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इस केस में। यहाँ पर मैंने कुछ और केसेस भी मेंशन किए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले करता है। थर्मोकपल के केस में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले करता है। और जो सिंपल ऑर्डिनरी थर्मोमीटर है जिसे हम लोग घर पर यूज़ करते हैं उसमें लेंथ या वॉल्यूम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले करता है। अब ये जो लास्ट वाला जो केस है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उस केस में क्या होता है कि लेंथ और वॉल्यूम दोनों ही ऑप्शंस में प्रेजेंट होते हैं। तो उस केस में आपको लेंथ चूज़ करना है, यानी कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी लेंथ को देना है। अगर लेंथ और वॉल्यूम दोनों ही ऑप्शन में प्रेजेंट है तो हम लोग लेंथ को चूज़ करेंगे, और अगर लेंथ प्रेजेंट नहीं है तभी हम लोग वॉल्यूम चूज़ करेंगे। अब हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल को समझते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट करने का जो स्केल है उसमें दो मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है जो कि 1956 से पहले यूज़ किया जाता था, मेथड यूज्ड बिफोर 1956। ये जो मेथड है इस मेथड में हम लोग दो रेफरेंस पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। ओके, इन दिस मेथड टू रेफरेंस पॉइंट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, और वो दो पॉइंट्स है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, यानी कि हम लोग आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे।
तो यहाँ पर मैंने टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है, यानी कि एक टेम्परेचर में एक लीनियर इक्वेशन है। इस ही तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि वी कैन सॉल्व, हम लोग दो वेरिएबल्स वाली ही इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर की इक्वेशन दी है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें ए और बी दो ही वेरिएबल है। तो पहली कंडीशन जो मिलती है वो है आइस पॉइंट के थ्रू। आइस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ऑफ आइस के इक्वल होगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करें तो। और x का वैल्यू गिवन है, लेट्स से एक्स आइस इज इक्वल टू एक्स आई। तो आइस के केस पे x का वैल्यू है एक्स आई और टेम्परेचर का वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसको इक्वेशन में पुट किया, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी। तो यहाँ से एक b और a में हमें रिलेशन मिला, b इज इक्वल टू माइनस ए एक्स आई, दिस विल बी b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स आई। और स्टीम पॉइंट से हमें एक और इक्वेशन मिलेगी जो कि T टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ स्टीम दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। और उस केस में जो x है वो है XS, यानी कि x जो स्टीम है। तो यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिलती है, 100 जो है 100 स्टीम पॉइंट टेम्परेचर है, 100 इज इक्वल टू AXS प्लस B। तो हम लोग इन दो इक्वेशन की हेल्प से ये जो न्यूमेरिकल है, यानी कि जो वैल्यू है ए और बी का, उसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है, मेथड यूज्ड आफ्टर 1956, ये वो मेथड है जो कि 1956 के बाद यूज़ किया जाने लगा। इस मेथड में हम लोग एक ही रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड ओनली वन रेफरेंस पॉइंट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। इस मेथड में हम लोग ट्रिपल पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर भी यूज़ किया था। तो यहाँ पर मैंने फिर से आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ किया है, पी वी इक्वल टू एम आर टी। पी इज़ इक्वल टू एम आर बाई वी इंटू टी। हमने देखा था ये जो टर्म है एम आर बाई वी, ये कॉन्स्टेंट होता है, तो हमें टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी मिला था। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इज़ इक्वल्स टू के टाइम्स पी, वेयर के इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाकर इसे इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ट्रिपल पॉइंट है उसे मैंने यहाँ पर टी पी से रिप्रेजेंट किया है। तो ट्रिपल पॉइंट की जो कंडीशन है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर होगा टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट के इक्वल, और प्रेशर जो होगा प्रेशर ट्रिपल पॉइंट के इक्वल। अब ये दोनों वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे, ये इक्वेशन इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो जो हमें इक्वेशन मिलती है, टी एट टी पी इज इक्वल्स टू के टाइम्स पी टी पी। इस इक्वेशन में टी टी पी नोन है एंड पी टी पी भी हमें नोन है। तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो के का वैल्यू यहाँ पर निकल कर आता है वो है के इज इक्वल्स टू टी ऑफ टी पी डिवाइडेड बाई पी टी पी। अब हम लोग इसे के वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे के का वैल्यू पुटअप कर दिया है। तो जो टेम्परेचर की फाइनल इक्वेशन निकल कर आती है वो है T इज इक्वल्स टू टी टाइम टी ऑफ टी पी डिवाइडेड बाई पी टी पी मल्टीप्लाइड बाई पी। ये जो इक्वेशन है हमें फाइनल ऑब्टेन होती है, जिस पे मैंने यहाँ पे T ऑफ टी पी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है, जो कि हमें पता है कि जो ट्रिपल पॉइंट है वाटर का, उसका जो टेम्परेचर है उसका जो वैल्यू निकल कर आता है वो है 273.16 केल्विन। अब हम लोग गिब्स फेज रूल की ओर बढ़ते हैं। गिब्स फेज रूल एक रिलेशन प्रोवाइड करता है हमें। रिलेशन जो है वो है फेजेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बीच में। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए के दो तरीके हैं। पहला है F इज इक्वल्स टू C माइनस 5+2 या फिर P प्लस F इज इक्वल्स टू C+2। हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसे यूज़ करेंगे। P का जो मतलब है वो है फेजेस, F का जो मतलब है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और C जो है वो कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए यूज़ किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और 5 जो है वो यहाँ पर फेजेस के लिए यूज़ किया है।
तो जो ये इक्वेशन है P प्लस एफ इज इक्वल्स टू C प्लस 2, इसे हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं फेज क्या है। फेज का जो डेफिनेशन है उसमें मेन 3 कीवर्ड्स हैं। फेज इज समथिंग दैट इज फिजिकली डिस्टिंक्ट, यानी वो फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, हम उसे देखकर एक पर्टिकुलर फेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, केमिकली होमोजीनियस, यानी अगर हम लोग एक फेज को कंसीडर करें तो उसका जो कॉम्पोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, वो उसके पूरे वॉल्यूम में कांस्टेंट रहेगा। तीसरा जो है वो है मैकेनिकली सेपरेबल, एक फेज मैकेनिकली सेपरेबल होता है अदर फेजेस से। तो जो फेज की जो डेफिनेशन निकल कर आती है वो ये है, फेज इज समथिंग विच इज फिजिकली डिस्टिंक्ट, केमिकली होमोजीनियस एंड मैकेनिकली सेपरेबल। अब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो डेफिनेशन है वो है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंटेंसिव वेरिएबल्स और इंटरिंसिक वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू लोकेट और फिक्स द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनके थ्रू हम लोग किसी भी सिस्टम का जो स्टेट है उसे लोकेट या फिर फिक्स कर सकते हैं, उसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। उस नंबर को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो यहाँ पर 2 कीवर्ड्स हैं, एक है मिनिमम, यानी कि जो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं वो मिनिमम होने चाहिए और वो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि एक वेरिएबल और किसी भी दूसरे वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन है। अब हम लोग जो इक्वेशन हमने गिब्स फेज रूल में पढ़ा है उसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। केस 1 जो है इसमें मैंने सिंगल कंपोनेंट और सिंगल फेज सिस्टम कंसिडर किया। सिंगल कंपोनेंट यानी कि C का वैल्यू जो है वो है 1, सिंगल फेज यानी कि P का जो वैल्यू है वो भी हो गया है 1। तो हमने इसे यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया, P का वैल्यू एंड C का वैल्यू। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू डालने से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो वैल्यू है F का वैल्यू वो आता है 2, यानी कि मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जाम्पल है इसका आइस, वाटर, स्टीम। ओनली आइस, जैसे अगर हम वाटर को कंसीडर करें तो वाटर की स्टेट डिफाइन करने के लिए हमें 2 पैरामीटर की नीड है, यानी कि अगर हम लोग बोले कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये इनफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं है इसका स्टेट बताने के लिए। हमें ये भी बताना होगा कि प्रेशर जो है वो 1 atm होना चाहिए, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केस 2 जिसमें कि 2 फेज सिंगल कंपोनेंट सिस्टम लिया है, यानी कि फेज का वैल्यू है वो है 2 और जो कंपोनेंट का वैल्यू है वो है 1। तो हमने इसे इक्वेशन में डाला, P का वैल्यू 2 एंड कंपोनेंट का वैल्यू 1। तो यहाँ से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू निकल कर आता है वो है 1। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि ये जो मिक्सचर है आइस प्लस वाटर या फिर वाटर प्लस स्टीम, इसमें 2 फेजेस प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड फेज, और कंपोनेंट इसमें एक ही है, यानी कि इसका जो कंपोनेंट है वो सिर्फ H2O ही है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि हमने सिर्फ एक पैरामीटर स्पेसिफाई किया है कि दिस इज़ प्रेजेंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1, तो जाहिर सी बात है कि वाटर प्लस स्टीम का अगर ये मिक्सचर है तो ये ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस पर है, और आइस प्लस वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा, यानी हमें सिर्फ एक पैरामीटर स्पेसिफाई करने की नीड हुई। केस 3 जो है वो है 3 फेज सिस्टम, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज सिंगल कंपोनेंट सिस्टम। यहाँ पर भी कंपोनेंट सिंगल ही है, दैट इज H2O। हमने इसे इक्वेशन में पुटअप किया, 3 प्लस एफ इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो यहाँ से जो एफ का वैल्यू निकल कर आता है वो है 0, यानी कि ये जो पॉइंट है वो एक कांस्टेंट, यूनिवर्स में कांस्टेंट पॉइंट है, इसके लिए कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है। यानी अगर हम लोग बात करें कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या है तो वो फिक्स्ड है, इट डज नॉट वेरी विद एनी अदर प्रॉपर्टी। तो ये जो पॉइंट निकल कर आता है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट जो है वो पॉइंट है जिस पर 3 फेजेस
तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. So it is a unique reference point having 0 degree of freedom, known as triple point, where all the three phases are coexisting. तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ज़ीरो होता है और तीनों फेजेस एक साथ प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद हम लोग आइडियल गैस थर्मोमीटर की बात करते हैं. आइडियल गैस थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जिसकी टेम्परेचर रीडिंग्स जो है, temperature readings of ideal gas thermometer does not depend on the material of construction of the thermometer. यानी कि जो टेम्परेचर रीडिंग्स है एक आइडियल गैस थर्मोमीटर की वो उसके मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड नहीं करती है. ये एज अ क्वेश्चन कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है. अब हम लोग 1 केल्विन का जो डेफिनेशन है वो देखते हैं. 1 केल्विन को डिफाइन किया गया है. 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.16 मल्टीप्लाइड बाई ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ H2O. जाहिर सी बात है हमें पता है कि जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ H2O है वो 273.16 है. अगर हम उसे कैंसिल करें तो हम लोग यहाँ पर 1 केल्विन ऑब्टेन करेंगे. अब हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की ओर बढ़ते हैं. तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो RH फाउलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. अब एक बार हम लोग इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ body A is in thermal equilibrium with body B and body B is in thermal equilibrium with body C separately, then body A and body C will be in thermal equilibrium with each other. यानी मान लीजिए आपके पास एक बॉडी A है. बॉडी A और बॉडी B थर्मल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है. अब आपने बॉडी B को हटाया और किसी और बॉडी C के पास लेके गए. अब आपने देखा कि बॉडी B और बॉडी C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है. तो इससे हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि बॉडी A और बॉडी C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. तो ध्यान रखें यहाँ पर एक कीवर्ड है सेपरेटली, यानी कि ये दो अलग अलग केसेस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं. इससे हम लोग कॉन्क्लूड कर पाते हैं. इसका डेरिवेशन देखते हैं. TA इक्वल्स टू TB एंड TB इक्वल्स टू TB TC. इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ये ऑब्टेन कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो कॉमन बॉडी है बॉडी B, ये थर्मोमीटर का रोल प्ले करती है. नोट, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. ये लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड करता है. अब हम लोग पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन को समझते हैं. तो पॉइंट फंक्शंस जो हैं, पॉइंट फंक्शंस वो वेरिएबल है जिनका वैल्यू जो है उनकी करंट स्टेट पर डिपेंड करता है. यानी कि वो किस तरह से ऑब्टेन किए गए हैं, किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग उस स्टेट में पहुँचे हैं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है. ओनली उसके फाइनल स्टेट पर वो डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये बॉडी B जो है यहाँ पर, हम लोग इसे इस वाले ग्राफ से समझते हैं. मान लीजिए आपके पास ये स्टेट 1 है और यहाँ पे है स्टेट 2. अब स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं. पाथ A, पाथ B एंड पाथ C. हम लोग किसी भी पाथ को लेकर स्टेट 2 पर पहुँचे, अगर एक प्रॉपर्टी, अगर एक वेरिएबल पॉइंट फंक्शन है तो उसका वैल्यू किस पाथ से हम लोग पॉइंट 2 पर पहुँचे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा. यानी कि पॉइंट 2 अगर हम लोग एक स्टेट में प्रेजेंट है तो उसका जो पास्ट है, उस पास्ट में जो भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है उस पर डिपेंड नहीं करेगा. वेयरएज पाथ फंक्शन जो है, पाथ फंक्शन का जो वैल्यू है वो उसके हिस्ट्री और पास्ट पर डिपेंड करता है. सो पॉइंट फंक्शन आर द वेरिएबल्स whose value is independent of the path followed by the system. Example, pressure and volume. For example, हम लोग पॉइंट 1 या स्टेट 1 पर है तो इसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वॉल्यूम है.
सिमिलरली फॉर पॉइंट 2। तो ये एक पॉइंट फंक्शन है। पाथ फंक्शन जैसे कि हीट एंड वर्क, जो कि इन पाथ जो हमने फॉलो किया है उस पर डिपेंड करते हैं। तो हम लोग अब एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को समझते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल वो डिफरेंशियल्स होते हैं जिनका साइक्लिक इंटीग्रल जो है वो ज़ीरो होता है। द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके एग्जाम्पल है प्रेशर और वॉल्यूम। इनएग्जैक्ट उसका ऑपोजिट होता है, दिस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका एग्जाम्पल है हीट एंड वर्क। अब हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर W1, W2, Q1 एंड Q2 दिया है। ये वर्क है। ये जो वर्क है वो स्टेट 1 का नहीं हो सकता है, यानी कि ओनली स्टेट 1 पर डिपेंड नहीं हो सकता है। हमें इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन की नीड है इसे समझने के लिए। सिमिलरली W2, Q1 एंड Q2 ये इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं वर्क या फिर हीट से रिलेटेड, तो ये इनकरेक्ट फॉर्म्स हैं। सिमिलरली W1 to 2, अभी हमने प्रीवियस पिक्चर में देखा कि 1 इनिशियल स्टेट थी एंड 2 फाइनल स्टेट थी, लेकिन 1 to 2 जाने के लिए हमारे पास 3 पाथ्स थे, पाथ ए, पाथ बी एंड पाथ सी। तो उस केस में भी ये इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है कि हमने कौन सा पाथ ट्रेस किया, और तीनों ही पाथ के लिए जो W यानी कि वर्क का वैल्यू है वो डिफरेंट होगा। तो उस रीजन के वजह से ये जो फॉर्म्स है वो इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट फॉर्म होती है एक पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का वो ये है वर्क 1A2, यानी कि इनिशियल स्टेट पाथ फॉलोड देन फाइनल स्टेट। W इनिशियल स्टेट पाथ फॉलोड फाइनल स्टेट। इस तरह से हम लोग एक पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल को समझते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग मेथड। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी पी, स्मॉल डी वी और स्मॉल डी टी, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इन एग्जैक्ट के केस में हम लोग ये स्मॉल डी का यूज़ नहीं करते हैं। उसके लिए डेल्टा या फिर ये डी के ऊपर जो स्लैश लगा हुआ है, डी विद स्लैश का यूज़ किया जाता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के लिए। साइक्लिक इंटीग्रल का ये रिप्रेजेंटेशन है। साइक्लिक इंटीग्रल फॉर पॉइंट फंक्शन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल आर ज़ीरो। ये तो हमने अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की डेफिनेशन में देखा ही है, पर अब हम लोग पॉइंट फंक्शन के लिए साइक्लिक इंटीग्रल का वैल्यू देखते हैं। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी पी, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब p जो कि एक पॉइंट फंक्शन है, उसका जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है वो सेम ही होगा फॉर ए साइक्लिक इंटीग्रल। तो उस केस में जो वैल्यू निकल कर आता है वो है ज़ीरो। सिमिलरली फॉर वॉल्यूम, लेकिन ये वर्क के लिए नहीं होगा क्योंकि वर्क एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। उसके लिए साइक्लिक इंटीग्रल का वैल्यू ज़ीरो नहीं होता है।